जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम फिर से उपस्थित हैं एक धमाकेदार जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने। और हमारे प्रैक्टिस सेट की खास बात आप सब लोगों को पता ही है, आप लोग बोलते भी हैं, कई लोगों ने बोला भैया आपके प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, क्यों नहीं, मेहनत भी करते हैं। सच बता रहे हैं, आपके ये 40 प्रश्न हमें छांटने में कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लगता है और एक एक प्रश्न छांट कर लाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। और देखना, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन आप खुद हमसे कहेंगे, आपको यहाँ से सीधे कम से कम आधे से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा के हमारे प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी बहुत लाजवाब बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने, बस लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को एक नया स्तर पर लेकर चलिए। और देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न में आज मैं आपको ये 4 नदियाँ दी गई हैं। इन 4 नदियों पे जितने भी डैम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, डैम तो बहुत सारे हैं नदियों पे, एक नदी पर 50 डैम हैं, पर आपको इन 4 नदियों में जो डैम परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, उन डैम को एकदम क्लियर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर, यह है कृष्णा नदी पर। और नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, ये नोट करना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर किस स्टेट में है, ऐसे पूछ सकते हैं। एक कृष्णा नदी की एक और परियोजना है, याद रखना आप, अलमट्टी। कौन सी, अलमट्टी, अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध, ये भी कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। स्टेट ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, कर्नाटक, ठीक है। ये हो गई कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर पूछे जाने वाले डैम हैं, ये तो नागार्जुन सागर या अलमट्टी, इन 2 डैमों से ज़्यादा नहीं पूछते, ये इन्हीं 2 डैमों के बारे में पूछता है। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी पर पूछे जाने वाला सबसे फेमस डैम है बरगी बांध, बरगी बांध, बरगी बांध। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। और एक सरदार सरोवर बांध और है नर्मदा नदी पे, जो कि बहुत चर्चा में रहा क्योंकि इसका बहुत व्यापक रूप से विरोध हुआ था। कौन सा बांध है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। और ये कहाँ है, गुजरात में, गुजरात। नर्मदा नदी पर ये 2 डैम याद रखना, एक बरगी बांध और एक सरदार सरोवर बांध। अब बात करते हैं हम कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी पर बहुत पूछा जाने वाला डैम है। कावेरी नदी पर एक पूछा जाता है कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर बांध। ये कहाँ है, ये है कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक, कर्नाटक। एक कावेरी नदी पर और पूछा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, एक तमिलनाडु में है मैट्टूर बांध। कौन सा है, मैट्टूर, मैट्टूर बांध। और ये कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। कावेरी नदी के ये दो डैम याद रखना। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी पर एक महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और एक गोदावरी नदी पर और पूछा जाता है जो कि तेलंगाना में है, पोचमपल्ली। कौन सा, पोचमपाद, पोचमपाद, पोचमपाद बांध। ये कहाँ है, तेलंगाना, याद रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है। हर्षवर्धन की 3 फेमस रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है। एक तो है नागानंद, नागानंद,
और दूसरी है प्रियदर्शिका और तीसरी है रत्नावली। रत्नावली ये हर्षवर्धन की 3 रचनाएं बहुत एग्जाम में रिपीट पूछता है। तो हर्षवर्धन की यहाँ रचना कौन सी है? रत्नावली। 10 कुमार चरितम बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये है दांडी की। कादम्बरी ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायरस के कारण होने वाली कौन सी बीमारी नहीं है? यहाँ बताना है कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है। इन्फ्लुएंजा, पैरों की दाद और हेपेटाइटिस या इनमें से कोई नहीं। तो पैरों की दाद ये वायरस से नहीं होती है। ये किससे होती है? कवक या फंगस से। फंगस ध्यान रखना। इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ये वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस, ठीक है, याद रखना। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है और हेपेटाइटिस ये लीवर से संबंधित बीमारी है, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? अरुंधति रॉय को, रामचंद्र गुहा को, सलमान रुश्दी को या चेतन भगत को? तो अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है किसको? सलमान रुश्दी को। ये करंट का प्रश्न है, याद रखना। सलमान रुश्दी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी याद रखना, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सलमान रुश्दी की बहुत प्रसिद्ध बुक है। अरुंधति रॉय की एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है? द गॉड इज स्माइल थिंग। द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत पूछी जाने वाली। रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक का नाम लिखिए, भारत गांधी के बाद। ये पुस्तक इनकी याद रखना, ठीक है, ये पूछी जाती है। और चेतन भगत की 3 पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है हाफ गर्लफ्रेंड और दूसरी है 3 मिस्टेक्स माई लाइफ। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इनकी महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा के हिसाब से। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न, अल्फ्रेड नोबेल, रदरफोर्ड या एडिसन? परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल ने भी एक खोज की थी जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। रदरफोर्ड इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन। एडिसन इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन बम से क्वेश्चन बनता है कि भारत में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था या किसने बनाया था? तो भारत में हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम याद रखना। ये परमाणु विज्ञान के जनक हैं भारत में।
अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 1 मार्च, 22 मार्च या 15 मार्च? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1 मार्च को क्या मनाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या क्या आ गया है अनुच्छेद 21 में? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जीवन का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 21 में है। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके साथ ये कौन से अनुच्छेद में है बताइए? ये है अनुच्छेद 32 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 51 तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार ये कहाँ है? 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार देता है मौलिक अधिकार के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है। इसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और 33 अन्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का और स्थापना का प्रावधान है। और इनकी संख्या बढ़ाने का अधिकार, इनकी संख्या मतलब जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का एक पूछा जाता है प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? तो दोनों आज क्लियर कर लेना। चांदी के सिक्के को, जो चांदी का सिक्का है ना, चांदी के सिक्के को कहते हैं रूपक, ठीक है, ध्यान देना। चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं और सोने के सिक्के को कहते हैं दीनार। ये दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चांदी के सिक्के की बात करी है तो रूपक। अब ध्यान देना, एक प्रश्न और पूछता है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? और पूछता है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? सिक्कों से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। एक तो पूछता है सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक की बात करें तो आंसर होगा हमारा गुप्त शासक, ठीक है। और सबसे पहले की बात करें
सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तब आंसर होगा हमारा कुषाण शासक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी याद रखना। अगला, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? यमुना और बेतवा नदी की बात करें तो यमुना और बेतवा नदी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका संगम होता है। और यही यमुना आगे चल के इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पे रखा है। वर्ष 2021, ध्यान देना 2021। अब आप कहेंगे कि 2021 का प्रश्न आप अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है। इसका वितरण 18 जून 2023 को हुआ है, समझे? 18 जून 2023 को हुआ है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण इसलिए और है कि 2020 वाला गांधी शांति पुरस्कार कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इसलिए हमारे लिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया है और ये दिया गया है गोरखपुर में गीता प्रेस गोरखपुर को। इसका वितरण 18 जून 2023 को हुआ है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में या कांडला में? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये इसका पुराना नाम क्या है पता है आपको? ये इसका नया नाम है, परिवर्तित नाम है। इसका पुराना नाम है न्यावा सेवा बंदरगाह। और ये बहुत विशाल कंटेनर बंदरगाह है, कंटेनर बंदरगाह। यहाँ पे बहुत विशाल कंटेनर बंदरगाह है, मतलब विदेशों में यहाँ से बना के जो कंटेनर से सामान जाता है। ये मुंबई औद्योगिक क्षेत्र है। जितना भी औद्योगिक चीज़ें हैं इसी बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ध्यान रखना। चेन्नई में कौन सा बंदरगाह है? याद रखना, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह बहुत पूछा जाता है, ये चेन्नई में है। कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह है, हुबली नदी पर। ठीक है, और कांडला बंदरगाह ये कहाँ है? गुजरात में, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, टोडरमल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित थे? भूमि सुधार के कार्य से, चित्रकारी से, सैनिक कार्य से? तो राजा टोडरमल ये अकबर के समय में थे और ये भूमि सुधार से संबंधित थे। और इनको जब्ती प्रणाली का जनक भी कहते हैं, ये भी याद रखना, जब्ती प्रणाली का जनक, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? कनिष्क ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या पुष्यमित्र शुंग ने? तो अशोक ने कराया था इसका। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 2012 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सच बता रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021 यूपीएसआई में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बस इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो 3 रचनाएं दी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, इनमें से बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इसको लिखा है राष्ट्रीय गान को, तो अपनी किस रचना में उन्होंने प्रकाशित किया था? तो उन्होंने अपनी तत्वबोधिनी सभा में इसको प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बताना है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ये 4 फैक्ट दिए हैं, इनमें से बताना है स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार है कहाँ से कहाँ तक? तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है।
देखते हैं इसके बीच में कौन सा है। कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, तो कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार ये किस में दिया गया है? 19 फर्स्ट का F, 19 फर्स्ट F या 6 कह लीजिए उसको। और भाषण की स्वतंत्रता ये किस में है? 19 फर्स्ट ए में। ठीक है, ये दोनों मतलब A और B ये दोनों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। और अस्पृश्यता उन्मूलन ये है अनुच्छेद 17 में, ये है अनुच्छेद 17, ध्यान रखना। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है, ये किस में है? समानता के अधिकार में, समानता का अधिकार, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन समानता के अधिकार में से संबंधित है। ठीक है, और धर्म का पालन कर एवं प्रचार ये है अनुच्छेद 25 में, ये है अनुच्छेद 25 में। तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित क्या है? A और B, यानी कि A और B। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊंची परत, सबसे ऊपरी परत, सॉरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 परतें? एक है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये पृथ्वी की 3 परतें पाई जाती हैं। ध्यान रखना है, आपसे इनमें से कोई भी पूछ सकता है। सबसे ऊपरी परत ये बीच की परत है और ये सबसे निचली परत है। तो सबसे ऊपरी परत पूछा है तो क्रस्ट, हमारा जवाब क्रस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी बताना है कि जो 21 जून को योग दिवस मनाया गया ये कौन सा संस्करण था। तो ये कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। ठीक है, इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है, थीम याद रखना, और थीम बहुत पूछता है एग्जाम में, हम फिर से कह रहे हैं, तो थीम याद रखना। थीम क्या है? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम है इसकी, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए थीम। अगला प्रश्न नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? नवरत्न की बात करें तो नवरत्न किससे संबंधित थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। अकबर के समय में भी नवरत्न रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ अकबर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। शिवाजी के समय में कौन रहते थे? इनके समय में रहते थे अष्टप्रधान। शिवाजी के समय में जो दरबार में विद्वान रहते थे उनको कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, एक और पूछता है अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज के बारे में और पूछता है। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य में एक शासक थे कृष्णदेव राय। कौन से शासक? कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किसके समय में रहते थे? कृष्णदेव राय, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? सभी वनस्पति प्रजाति, सभी जंतु प्रजाति, सभी लुप्तप्राय प्रजाति या सभी दुर्लभ प्रजाति। तो ध्यान देना, इसमें सभी लुप्तप्राय जंतु या पौधे दोनों, सभी लुप्तप्राय जंतु और पौधे, यानी कि लुप्तप्राय प्रजाति, जिनमें कौन कौन? जंतु प्लस पौधे, जंतु और पौधे। जो जंतु या जो पौधे लुप्त प्राय हैं उनका इस रेड डाटा बुक में उल्लेख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किस राज्य में है ये बताना है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा है देखते हैं।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80, ध्यान देना, और राज्यसभा की 31। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29, और राज्यसभा की कितनी है? 11। महाराष्ट्र में लोकसभा की हैं 48 और राज्यसभा की हैं 19। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 11 है। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इन्हीं 3 राज्यों से नहीं बल्कि भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा सीटें, लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विमुद्रीकरण क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है, विमुद्रीकरण क्या है? तो विमुद्रीकरण होता क्या है कि जब सरकार को लगता है कि काला धन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, तो सरकार क्या करती है कि पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर देती है। ठीक है, इसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर देना। ठीक है। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। कौन कौन से 3 बार? एक तो हुआ है 1946 में, एक हुआ है 1978 में, और तीसरी बार हम लोगों ने देखा ही है, अभी हम लोगों के सामने हुआ है कौन सा? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? चित्रकूट में, सोनभद्र में, मैनपुरी में या पीलीभीत में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है सोनभद्र में। ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 36.77%, यानी कि सोनभद्र का जितना क्षेत्रफल है उसके 36.77% पर वन पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम यूपी के किस जिले में है? भदोही में सबसे कम वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? ध्यान देना, ये कुछ लोगों के लिए नया प्रश्न होगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो संख्या आपके सामने है ISO 002200, ISO 9001, ये सब क्या है? ये सब प्रमाण पत्र हैं। एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना। ये 160 देश हैं, इसमें कितने देश हैं? 160 देश हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया है, मानकीकरण संगठन, मतलब ये चीज़ों को सभी देश मिलके एक प्रमाण पत्र देते हैं। जैसे पर्यावरण के हिसाब से जो चीज़ें हैं, खाद्य सुरक्षा के हिसाब से जो चीज़ें हैं, है ना, तो इनका मतलब ये सब इसका एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो पूछा गया है खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये आपके लिए 4 प्रमाण पत्र हम लेकर आए हैं, चारों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान रखना। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमाण पत्र है ISO 22300, ये है खाद्य सुरक्षा के लिए, समझ रहे हो आप। और आगे देखते हैं, ये किसके लिए है? ISO 1014201, ये है पर्यावरण, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। पर्यावरण प्रबंधन, ये पर्यावरण प्रबंधन से है। और एक है ISO 9202, ये है आभूषण की शुद्धता से।
आभूषण, शुद्धता, शुद्धता। अब ये बचा है ऑप्शन बी, ये आपको बताना है। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे। आप बताएंगे कमेंट में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरूर कमेंट करना, जो भी क्लास देख रहा है वो हमें बताएगा ISO 9221 ये किसके लिए दिया जाता है। और अगर जब आप लोग नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे कमेंट में। अगर जिसको जवाब चाहिए होगा वो भी कमेंट बॉक्स में देखे, ठीक है। संविधान की आत्मा कौन सा भाग, संविधान की, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। अगर केवल पूछे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आंसर होगा हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रस्तावना। और अगर किसी व्यक्ति का नाम दे के पूछे, ऐसे पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसी व्यक्ति, जैसे पूछ सकता है ठाकुरदास, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। इन्होंने किसको बोला है, इन्होंने बोला है प्रस्तावना को, प्रस्तावना, ठीक है। और अगर बात करें अंबेडकर की, तो अंबेडकर के हिसाब से, तो अंबेडकर ने बोला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अंबेडकर ने किसको बोला है, अंबेडकर ने, अंबेडकर, इन्होंने संविधान की आत्मा बोला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के हिसाब से, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और केवल संविधान की आत्मा हो तो आंसर हमारा क्या होगा, उद्देश्य का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांत, 180 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, इसको क्या कहते हैं बताइए, इसको कहती हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। 1 और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीनविच, क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ये दुनिया का मानक समय, किसका, दुनिया का मानक समय, मानक समय इसी रेखा से लिया गया है, ठीक है। और 180 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यही हमारा सही जवाब है। इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा, ध्यान देना, ठीक है। यही हमारा जवाब, सही जवाब इस प्रश्न का क्या है, ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को। अगला प्रश्न, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध ये केरल में है, और केरल में कौन सी नदी पर, केरल में पेरियार नदी पर। कौन सी नदी है, पेरियार नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको, मंगल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन। और सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह,
सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये हो गए शुक्र ग्रह के बारे में। बुध ग्रह ये सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह ये कौन है? बुध ग्रह। और बृहस्पति की बात करें, ये है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखना ये फैक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3, 4, 5, 6 सब बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हम सब बताएंगे किस भाग में क्या है। तो भाग 3 में क्या है बताओ? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ध्यान रखना। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारा इस प्रश्न का जवाब भी है, भाग 4। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, भाग 4। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में है संघ, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। और भाग 6 इसमें क्या है? राज्य, और इसका अनुच्छेद है 152 से 237 तक। ये अनुच्छेद भी सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान देना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है ये ग्रीनलैंड। और ये है कहाँ? ये अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है, यानी कि आर्कटिक महासागर के ये दक्षिण में है और अटलांटिक महासागर के उत्तर में है। ध्यान देना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो टाइफाइड आप जानते हो, टाइफाइड में क्या होता है? आंतें प्रभावित होती हैं। क्या? आंत। टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन की बात करें तो सबसे कम विचलन पूछा जाता है और सबसे अधिक विचलन पूछा जाता है। ये दो प्रश्न बनते हैं विचलन पे। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का, और लाल रंग का सबसे कम विचलन, ध्यान देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ध्यान देना, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर जितनी भी जल संधियाँ दी गई हैं हम आपको सारे ही बताएंगे, और सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। ये जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन, और अफ्रीका महाद्वीप का देश है कौन सा? मोरक्को। इन दोनों के बीच में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, जब ये अलग कर रहा है तो किसी भी जल के दो भागों को जोड़ता भी होगा। जैसे जिब्राल्टर जल संधि है, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ध्यान रखना, ये लिख लेना। अब बात करते हैं बासबोरस जल संधि की। बासबोरस जल संधि की बात करें तो ये कहाँ है? ये कौन से दो महासागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है काला सागर और मरमरा सागर। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बासबोरस जल संधि बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। अब बात करें डोबर जल संधि की, तो डोबर जल संधि ये है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। और ये किन दो जल संधियों को जोड़ती है? ये जोड़ती है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। ये किसको? इंग्लिश चैनल
इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल आपने देखा होगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक मूवी थी, कौन सी थी वो, शिद्दत मूवी में जो तैर के पार करने की कोशिश करता है वो इंग्लिश चैनल को, है ना। अब बात करते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। ये एशिया महाद्वीप का रूस और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अलास्का क्षेत्र, अलास्का जो पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था पर रूस ने अमेरिका को बेच दिया। ये बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का के बीच में है, ठीक है। और ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। ये किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, मतलब क्या है, नहीं है। तो कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है देखते हैं। कोच्चि बंदरगाह ये कहाँ है, केरल में। कोच्चि कहाँ है, केरल में, ये पश्चिमी घाट पे है। न्यावा सेवा अभी ये बताया था, न्यावा सेवा बंदरगाह ये कहाँ है, मुंबई में। इसका नया नाम क्या है, मुंबई। इसका नया नाम बताइए, अभी बताया था, नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मा गोवा बंदरगाह ये कहाँ है, गोवा में। तो केरल, मुंबई, गोवा ये तीनों पश्चिमी तट पर हैं, लेकिन पारादीप की बात करें तो ये कहाँ है, ओडिशा में, ओडिशा। और ये पश्चिमी घाट पर नहीं है, ये कहाँ है, पूर्वी घाट पर, पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर कह सकते हैं, पूर्वी तट पर। भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित होती है, तो भारतीय मानक समय रेखा क्या है बताइए, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ये भी ध्यान रखना। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे। मतलब क्या है 5.5 घंटे का। अगर ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो अपने यहाँ 5.5 घंटे आगे समय होगा, मतलब शाम के 5.5 बजे होंगे, ठीक है। ये भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, ये कहाँ से निकलती है, सबसे नज़दीकी नैनी स्थान है। नैनी स्थान कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर के पास, मिर्ज़ापुर के पास। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में ना हो तब इलाहाबाद लगाना, इलाहाबाद होगा, मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद। अगर मिर्ज़ापुर है और इलाहाबाद भी है तो मिर्ज़ापुर आंसर टिक करना। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से निकलती है, तो ये 5 राज्यों से निकलती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ लिखता हूँ। उत्तर प्रदेश, ये महत्वपूर्ण है, दिखना जरूर, नोट कर लेना। मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा कौन सा है, चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य याद रखना, ये भारत मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको क्या था कि 1936 में हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। इसी का नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। जब ये स्थापना हुई थी इसकी 1936 में, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान देना। और अभी इस टाइम ये कहाँ है, उत्तराखंड में। लास्ट प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तुलबुल परियोजना की बात करें तो तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है, J&K जम्मू कश्मीर में, और ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अब यहाँ पे चंबल नदी दी गई है। आज हम लोगों ने परियोजनाएं से बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो इन नदियों को क्यों छोड़ना। जो चंबल नदी पे भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछी जाती है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, गांधी सागर। और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में इसमें कौन सी है? जवाहर सागर, जवाहर सागर। और एक और है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। चंबल नदी पर तीनों परियोजना है, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर। बात करें चिनाब नदी की, चिनाब नदी की 3 परियोजनाएं बहुत पूछी जाती हैं। एक तो है सलाल, सलाल, दूसरी है बगलिहाल, 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 और एक है दुलस्ती। कौन सी? दुलस्ती। सलाल, बगलिहाल, दुलस्ती, ये तीनों चिनाब नदी पर हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। आज थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से उतना थोड़ा मज़ा तो नहीं आया, फिर भी हमने सोचा कि आपकी क्लास क्यों कैंसिल की जाए। पहले तो मन नहीं था लेने का, हमने कहा चलो कुछ मिल ही जाएगा आप लोगों को सीखने के लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके। हमारी क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लाजवाब होते हैं। आपको सच में अगर जो पढ़ रहा है, पूरी क्लास देख रहा है, उसको समझ में आता होगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में, ये किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, यही पैटर्न है प्रश्न पूछने का। और देख लेना तुम भैया, इसी से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपकी परीक्षा में, सीधे से सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, करते रहिए तैयारी। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, फिर से लाएंगे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, और अच्छा प्रैक्टिस सेट बना के और भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने की आपको। बाकी मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं इसके लिए, अब आप लोगों का भी कुछ सहयोग बनता है। आप लोग भी सहयोग दिखाइए और हमारी जो मेहनत है उसको थोड़ा मतलब सार्थक करिए। इसलिए आपको करना बस इतना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस सेट जीएस का कराया जाता है, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, और जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी भी है। इसमें आपका ही लाभ है, कहीं ना कहीं देखा जाए आपका इसमें बहुत लाभ है। बाकी ठीक है, चलने दीजिए, समझेंगे जब आप तो करेंगे खुद से शेयर। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।